गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 17 अगस्त 2020 की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई क्लास 10th की वर्कशीट। ये दोनों मीडियम का एक ही वीडियो है, इंग्लिश मीडियम का भी और हिंदी मीडियम का भी। तो हमने साथ साथ वर्कशीट सॉल्व करी हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो पहली वर्कशीट आपकी आज की मैथ्स की है और हमने एपी स्टार्ट कर लिया था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। आज हम शुरू करेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि एक एपी के अंदर टर्म्स को किस तरीके से इंक्लूड करते हैं। आज हम देखेंगे कि उन टर्म्स का सम, उनको ऐड कैसे करते हैं। तो टीचर ने कहा, स्टूडेंट्स द डेट 1 2 3 4 शोन इन द कैलेंडर आर इन एन एपी। कैन यू टेल द सम्स ऑफ नंबर्स प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड रो। अब बेटा फर्स्ट एंड सेकेंड रो में कौन कौन से नंबर्स हैं? देखो फर्स्ट रो में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इनको ऐड करना है। तो एक तरीका तो ये, आप कैलकुलेटर लेके बैठो और ऐड करना शुरू करो। पर इसके अलावा एक तरीका और भी है, वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग। हिंदी मीडियम की वर्कशीट आगे सॉल्व्ड है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा आगे करके देख लो, आपको हिंदी मीडियम की वर्कशीट का सोल्यूशन मिल जाएगा। सम ऑफ द नंबर्स इन एन कैलेंडर, तो वो कहते हैं कि कैलेंडर में सम कैसे निकालना होता है। 1 2 3 4 जहाँ तक निकालना है, 30 तक निकालना है तो मैं 30 तक लिख दिया। इसके बाद इन्होंने इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा, 30 29 28 27 26 25 करके 1। अब देखो एक तरीका तो ये है, 30 + 1 29 + 2 30 28 + 3, और ऐसा करके इन्होंने 30 बार इसको ऐड कर दिया। तो सिंपल आंसर आ गया 465। एक तरीका होता है फार्मूला लगाने वाला। मैं जानता हूँ आप सब लोगों को फार्मूला लगाने में बड़ा मज़ा आता है। तो फार्मूला लगाने का तरीका क्या होता है? फार्मूला लगाने का तरीका होता है S = ये है फार्मूला, n/2 2a + n-1d। S का मतलब होता है सम, n का मतलब जितने टर्म्स को आपने प्लस करना चाहते हैं वो, a मतलब पहला टर्म, n मतलब इस कितने टर्म्स को आपने ऐड करना है, d मतलब AP में कॉमन डिफरेंस क्या है। तो SN का फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया। SN का फॉर्मूला उन्होंने कहा ये भी होता है, S = n/2 a + an, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ये भी आप यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं कहता हूँ हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज़ करो, कभी कन्फ्यूजन होती नहीं है। इफ़ देयर आर ओनली n टर्म्स इन एन AP एंड an = 1, ठीक है, an = जो लास्ट टर्म है, तो वो ऐसे भी फॉर्मूला लगता है n/2 a + l। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म्स का सम निकालना है। ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है एपी का, 8। डी निकलेगा दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करके, तो 3 - 8 यानी -5। एन की वैल्यू आ गई 22, क्योंकि 22 टर्म्स का सम निकालना है। फॉर्मूला लिखा S = n/2 2a + n-1d। देखो n/2 यानी कि 22/2, 2a की वैल्यू थी 16, तो 2 × 8, a की वैल्यू 8 थी तो 2 × 8 16, n-1 यानी 22 - 1, 22 - 1 कितना होता है 21, और d यानी कि -5। सब कुछ को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया -979। तो फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना हो गया 979। अब आपको ये 3 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हिंदी मीडियम की वर्कशीट। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप भी हिंदी मीडियम की वर्कशीट को देख सकते हो। बेटा थोड़ा ज़्यादा ही समझ में आएगा, एक बार दोबारा वर्कशीट समझोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। और अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप तो देखते ही रहो। तो बच्चों से पूछा कि, टीचर ने बच्चों से पूछा कि सामने दिए गए कैलेंडर में 1 2 3 4 AP में है, क्या आप बता सकते हैं कि पहली और दूसरी पंक्ति में उपस्थित संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब पहली और दूसरी लाइन में जो नंबर हैं उनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा। तो भाई पहली लाइन में 1 से लेके 7 तक है और दूसरी लाइन में 8 से लेके 14 तक है। तो हमने 1 से लेके और 14 तक को पूरा जमा कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर 1 से 7 को जमा करने पे आया 28, और 8 से 14 को जमा करने पे आया 77। इन दोनों को ऐड किया तो आपने कहा जी ये आपका मैडम सम आएगा। तो टीचर ने कहा बहुत अच्छा, चलिए कैलेंडर में दर्शाई गई सभी संस्थाओं का योग ज्ञात करने की कोशिश करें। मतलब अब मैडम ने भी एक चैलेंज दे दिया कि जितने नंबर दिए हैं सबको ऐड करो। नंबर तो बेटा 1 से लेके और 30 तक दिए हुए हैं, इनको कैसे ऐड करेंगे? तो इनको ऐड करने का एक तरीका जो है वो होता है एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे हम कितनी भी टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके 30 तक। विपरीत क्रम में इसको लिख दिया, 30 से लेके 1 तक उल्टा।
फिर ये 30 को जमा किया 1 के साथ, 29 को जमा किया 2 के साथ, 28 को जमा किया 3 के साथ, 26 को जमा किया 5 के साथ, 28 को 4 के साथ, मतलब इस तरह जमा करते हुए तो 30 जमा 1 31, 29 जमा 2 भी 31, 30 जमा 3 28 जमा 3 भी 31, करते करते अंत में 30 जमा 1 तक पहुंच गया। तो सबको जोड़ने पर आंसर आया 465। एक और आसान तरीका, ये तो मुश्किल तरीका है, ट्रिक वाला तरीका है, एक आसान तरीका भी है। आसान तरीका है कि हमें पता है कि AP का सम का ये फॉर्मूला होता है, S इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1d। S का मतलब होता है सम, n का मतलब कितने पद हैं, जैसे यहाँ पे 30 पद थे, 2a मतलब प्रथम पद, n मतलब कितने पद हैं, और फॉर्मूले में आप वैल्यू डाल के भी आंसर निकाल सकते हैं। एक ये वाला फॉर्मूला भी होता है छोटा, S बराबर n/2a जमा l। तो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण है आपको दे रखा है एक 8 3 घटा 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 22 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। A का मान है 28, 8 आपको दिख रहा है, D का मान है 3 घटा 8 यानी कि -5, और n हो गया 22। फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1d। तो सीधे सीधे हमने क्या कर दिया, हमने कहा S बराबर n, कितने पद का योग निकालना है 22 का, तो 22/2 2 a कितना होगा, a पहला पद देखिए 8 है, तो 2a + n यानी कि 22 n-1, और d कितना है -5। अब इन्होंने यहाँ से सॉल्व कर लिया, 22/2 ये लिखा हुआ, 2 × 8 कितना होता है 16, 22 घटा 1 21 और -5। तो 16 को यहीं ऐसे का ऐसे लिखा, और 21 को 5 से गुणा किया तो आया 105। 5 घटा का था तो ये बीच में भी घटा आ गया। आगे सॉल्व करने पे आपके सामने आंसर आया -979। अब आगे देखते हैं बेटा, प्रथम 1000 घनात्मक घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स कैसे करेंगे भाई, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालना है। तो हमने कहा 1 2 3 4 से लेके 1000 तक। पहला टर्म क्या हो गया a, d कितना हो गया 2 - 1 1। अगर 1000 टर्म्स हैं तो a n कितना हो गया 1000, और n की वैल्यू भी हो गई 1000। Sn का फॉर्मूला लगाया n/2 2a + n-1d। n यानी कि 1000, 1000/2, 2a यानी 2 1, n-1 यानी 1000 - 1, और d की वैल्यू भी 1। Sn 1000/2 कितना आएगा 500, 2 1 2, और 1000 - 1 999 मल्टीप्लाई बाय 1 999। इसमें 2 ऐड किया तो यह आ गया 1001 मल्टीप्लाई बाय 500 500 500 आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा था कि 8 16 24 इसके 15 टर्म्स का ऐड करना है। तो हमने कहा a है 8, d हो गया 16 - 8 8, n आ गया आपका 15, Sn की वैल्यू होगी n/2 2a + n-1d। Sn आ गया 15/2, 8 2 16, 15 - 1 × 8। Sn की वैल्यू आ गई 15/2, 8 2 16, प्लस 15 - 1 होता है 14, और 14 × 8 112। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया 960। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, अब थर्ड में n आपको दे रखा है 22 टर्म्स। यहाँ पे उसने कहा है कि 22 टर्म्स हैं, d दे रखा है 7, और a 22 की वैल्यू दे रखी है, मतलब 22 टर्म की वैल्यू दे रखी है। मैंने कहा जी a 21 को लिख सकता हूँ a + 21d। तो a + 21d बराबर 149, क्योंकि मुझे दे रखा था कि a 22 की वैल्यू 149 है, और साथ में मुझे d की वैल्यू 7 भी दे रखी है। तो मैंने यहाँ d की जगह 7 पुट किया, 21 × 7 आ गया 147। तो ये आ गया a + 149, ये 147 यहाँ जाएगा तो -147। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई जी आपकी 2। अब निकाला Sn, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1d। तो S22 इज इक्वल्स टू n/2 22/2, 2 2 = 4 प्लस n-1 22 - 1 कितना होता है 21 × d। तो 21 × 7 कितना होगा बेटा 151। इसमें 4 ऐड कर दिया तो ये टोटल आ गया 151। बाहर 22/11 था, तो 22/2 था, सॉरी 22/2 कितना होता है 11। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 151, आपका आंसर आ गया 1661। तो ये आपके आज के मैथ्स के तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर लिख लिया है।
इनको कर लीजिए आप फटाफट सॉल्व। फिर हम आगे बढ़ेंगे आज की दूसरी वर्कशीट पे। चलिए आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी वर्कशीट है साइंस की। तो पहले हम इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट सॉल्व करेंगे और फिर हिंदी मीडियम की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम भी दे दिया कि कितने सेकंड पे हिंदी मीडियम की वर्कशीट आती है, कितने पे इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट आती है। अगर आपको टाइम जानना है सीधा तो नीचे से टाइम देख लो। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया, नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। हर क्लास में नया नया चैप्टर चल रहा है। रेजिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। यानी किसी भी चालक के अंदर जो आवेश बह रहा होता है, आवेश के बहने को जो रोकता है उसे कहते हैं प्रतिरोध, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रिसिटी को रोकोगे कैसे? भाई आप एक तरीके से कहेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं रोक सकते, पर हम इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की जो कोशिश करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करते हैं, जो एक कंडक्टर करता है, एक वायर करती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं बेटा। इसी की वजह से वायर गर्म हो जाती है। अगर आप किसी वायर की बात करो तो धीरे धीरे वायर गर्म हो जाती है। आपके घर में भी आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे कि ये बेटा ये पंखा सुबह से चल रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, क्योंकि वो धीरे धीरे जब काम करता रहता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो वो गर्म हो जाता है। अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो फूक जाएगा, वो जल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ओम्स लॉ ने बताया था दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, शेप एंड मटेरियल। तो रेजिस्टेंस साइज पे, शेप पे और मटेरियल पे डिपेंड करता है। साइज, शेप मतलब लेंथ, एरिया और मटेरियल। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग: लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है बेटा? तार जितनी लंबी होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही लंबा होगा। तार जितनी मोटी होगी उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। और अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग मटेरियल्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे लोहे का रेजिस्टेंस और कॉपर के रेजिस्टेंस में बहुत फ़र्क है। जिस चीज़ का रेजिस्टेंस कम होगा हम उसका उपयोग करेंगे घर के अंदर तार बनाने के लिए। आगे पढ़ते हैं। अब उन्होंने कहा कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला है लेंथ। लेंथ पे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो लॉन्ग वायर्स हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस, इसीलिए आपके घर के सबसे पास जो बिजली का पोल होगा उसी से आपके घर का कनेक्शन लिया गया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दूर वाले पोल में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देर तक रहती हो, कम जाती हो, लेकिन फिर भी आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो मिलेगा वो आपके घर के सबसे पास वाले पोल से मिलेगा, ताकि जो वेस्टेज ऑफ करंट है वो कम से कम हो। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वायर जितनी मोटी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। क्यों? इसका रीज़न आपको बताते हैं। जितनी मोटी होगी उसके अंदर से करंट उतनी आसानी से निकल पाएगा। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल की किस चीज़ का वो बना हुआ है। तो इंसुलेटर्स हैव मोर रेजिस्टेंस। जैसे लकड़ी है वो एक इंसुलेटर है, उसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि उसके अंदर से करंट जा ही नहीं सकता। प्लास्टिक के अंदर से करंट नहीं जा सकता, कॉटन के अंदर से करंट नहीं जा सकता। तो जो इंसुलेटर होते हैं बेटा उनके अंदर से करंट नहीं जाता। टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। अ कोल्ड फिलामेंट हैज़ लेस रेजिस्टेंस देन अ हॉट फिलामेंट। द हायर टेम्परेचर रिजल्ट्स इन हायर रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तो पहला है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको एक चीज़ मिलती है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहाँ पे ये जो सिंबल है इसे कहते हैं रो। रो का मतलब होता है बेटा रेजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता, यानी किसी भी चीज़ की कांस्टेंट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो रेजिस्टिविटी इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और द थिकनेस बट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस इन टेम्परेचर। फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेज देयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिफरेंट। तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है, जैसे अगर मैं कहूँ लोहा, तो बेटा लोहे की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, चाहे लोहा यहाँ की बात करूँ चाहे जापान की बात करूँ, लेकिन लोहे का रेजिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा लोहा है उसका रेजिस्टेंस उतना बड़ा होता जाएगा। जितनी लंबी लोहे की तार है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितनी चौड़ी लोहे की तार है
उतना कम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इस बात पे निर्भर करता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है, एरिया कितना है। रेजिस्टिविटी ऐसी किसी बात पे डिपेंड नहीं करता। आगे है कि मेटल्स एंड एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी इन रेंज ऑफ दिस, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स और एलॉयज की रेजिस्टिविटी थोड़ा कम होती है। टंगस्टन की बात करी है, टंगस्टन इज़ यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब। जो हमारे घर में बल्ब यूज़ होते हैं, आजकल तो बल्ब का ज़माना नहीं रहा, सब लोग CFL यूज़ कर रहे हैं, पर बल्ब के अंदर जो फिलामेंट यूज़ होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है, इसीलिए उसको बल्ब में लगाया जाता है। इंसुलेटर्स हैव रेजिस्टिविटी ऑफ ऑर्डर दिस। तो इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस वो इतना ज़्यादा होता है बेटा कि उनके अंदर से करंट जाता ही नहीं है। फिर बात करते हैं एलॉयज हैव हायर रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। अब एलॉयज की रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स जितनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन रेजिस्टेंस जितनी कम भी नहीं होती, इसीलिए इनको यूज़ करते हैं हीटिंग डिवाइसेस में। अब आ गए आपके क्वेश्चन, देख लेते हैं। पहला है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो बेटा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला है टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ एंड नेचर ऑफ मटेरियल। 4 पॉइंट हैं, नोट डाउन कर लेंगे आप इनको। दूसरा है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हिंदी मीडियम में देखिएगा, वहीं पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी डिटेल वाली बात नहीं है। अलग अलग इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए आंसर सेम है। नीचे आप देख लीजिए कमेंट बॉक्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए कि हिंदी मीडियम के साइंस की वर्कशीट कब स्टार्ट होती है। वाई आर कॉपर यूज फॉर कनेक्टिंग वायर्स। तो देखिए कॉपर हैज़ लो रेजिस्टेंस, सो इट इज़ यूज टू मेक कनेक्टिंग वायर्स। घर के तार कॉपर के इसीलिए बने होते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। भाई रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो इस तरीके से काम करते, रेजिस्टेंस कम है इसीलिए इस तरीके से काम किया गया है। आगे है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कनेक्टिंग वायर। तो लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कनेक्टिंग वायर विच इज़ मेड अप ऑफ अ गुड कंडक्टर इज़ वेरी लेस। तो रेजिस्टेंस जो कनेक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। फिर है, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेस मेड ऑफ अलॉय। अलॉय के क्यों बनाते हैं, तो मैंने अभी भी आपको इसका आंसर बताया कि क्यों अलॉय का बनाते हैं। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ अलॉय rather than pure metal, because if electric heating devices are made up of pure metal then the metal melt easily when heat increase and pure metal gets corrode easily. Also alloys have high resistivity so they get heated up quickly. तो लिखा है इसमें कि प्योर मेटल का इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। अलॉयज़ का इसलिए बनाते क्योंकि उनकी हाई रेजिस्टिविटी होती तो वो गर्म होगा और उसको आराम से यूज़ किया जा सकता है। तो बेटा ये आपका आंसर 1 3 4 5 है। 3 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आपकी हिंदी की वर्कशीट, हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं। तो आपका है विद्युत चैप्टर। पहला टॉपिक है बेटा जो अपने पिछली क्लास में शुरू कर चुके हैं, प्रतिरोध। तो किसी प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके द्वारा वह उस पदार्थ की से धारा के प्रवाह का विरोध करता है, मतलब उसके अंदर से जो करंट निकल रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है। ओम के नियमानुसार समान ताप पर विभवांतर V और धारा I के बीच एक अनुपात का स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसके आकार, आकृति और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि किस तरीके का वो है। चालक का प्रतिरोध एक विशिष्ट तापमान पर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो जो प्रतिरोध है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई, चालक जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। और पदार्थ की प्रकृति की कैसी प्रकृति है। फिर बात करते हैं जी चालक की लंबाई। अब एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। पहला है चालक की लंबाई। तो किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा, चालक की लंबाई को कम करोगे प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। यही कारण है कि आपके घर का बिजली का कनेक्शन आपके घर के सबसे पास वाले बिजली के खंभे से लिया जाता है। हो सकता है उस खंभे में कुछ खराबी हो, लेकिन तब भी आपको बिजली का कनेक्शन वहीं से मिलेगा, क्योंकि जितना लंबा तार आप उपयोग करेंगे बिजली का कनेक्शन लेने के लिए उतना उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, उतनी बिजली खराब होगी। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कभी आप अपने घर में जो बिजली आती है उस बिजली के तार को देखिए, वो एकदम मोटी तार होती है। क्यों वो इतनी मोटी तार होती है,
क्योंकि उस मोटी तार से जो करंट है, जो विद्युत धारा है, वो आसानी से आपके घर आ पाएगी। चालक के पदार्थ की प्रकृति विद्युत रोधी प्रतिरोध चालक की अपेक्षा अधिक है, यानी कि जो चालक की प्रकृति होती है उस पर ये बहुत बहुत हद तक डिपेंड करता है कि जो पदार्थ है वो विद्युत धारा को कितना रोकेगा, ज़्यादा रोकेगा या कम रोकेगा। अगर जैसे कुछ पदार्थ हैं कॉपर, उनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, कुछ का प्रतिरोध बहुत कम होता है, कुछ का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिन चीज़ों से हम घर पे तार बनाते हैं उनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। जिन चीज़ों से, जैसे अब देखिए प्लास्टिक का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, प्लास्टिक का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है बिजली की तार के बाहर उसे कवर करने के लिए। रबड़ और प्लास्टिक का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। और आखिरी है बेटा तापमान। तो ताप के साथ प्रतिरोध बढ़ता है और ठंडे तंतु का प्रतिरोध गर्म तंतु की अपेक्षा कम होता है। आपके घर में आपके माँ बाप ने आपको कई बार बोला होगा कि ये टीवी इतनी देर से चल रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, ये पंखा सुबह से चल रहा है, इसको थोड़ा ठंडा होने दो। क्योंकि जब किसी विद्युत उपकरण को हम बार बार यूज़ करते हैं तो उसका प्रतिरोध वो गर्म हो जाता है, उसका प्रतिरोध बढ़ता है और बहुत ज़्यादा उपयोग करने पर वो ख़राब भी हो सकता है। चलिए अब फॉर्मूला भी देख लेते हैं। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, ये यहाँ से आया लेंथ से। R समान अनुक्रम अनुपाती 1/A, यानी कि A बढ़ाओगे तो R कम हो जाएगा, ये यहाँ से आया। और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया R बराबर L/A। समान अनुक्रम अनुपाती के निशान को हटाया तो फॉर्मूला बन गया R बराबर ρL/A। आगे देखते हैं। और रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में क्या अंतर है कि प्रतिरोध बदलता है। अगर लोहे की तार छोटी है तो प्रतिरोध कम होगा, लोहे की तार बड़ी है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बदलती, वो जो है जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। क्योंकि प्रतिरोधकता को एक मानक माना गया था। मानक मतलब अगर आपको तुलना करनी है कि दो पदार्थों में से अच्छा पदार्थ कौन सा है तो आप मानक की तुलना करेंगे, इसीलिए प्रतिरोधकता को एक मानक माना गया। प्रतिरोधकता है कि यह संख्यात्मक रूप से इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका SI मात्रक होता है ओम मीटर। यह पदार्थ की लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता, परंतु पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। और विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, लिखा हुआ है। बस ये ध्यान दीजिए कि विद्युत रोधी की सबसे ज़्यादा होती है, मिश्र धातु की उससे कम, और सबसे कम प्रतिरोधकता होती है चालक की, इसीलिए उसका इस्तेमाल घर में तार बनाने के लिए करते हैं। अब लिखा है कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻8 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर तक है। यह विद्युत की अच्छी चालक है। तो जो घर के अंदर तार उपयोग करते हैं उनकी प्रतिरोधकता बेटा बहुत कम होती है, इसीलिए उनको हम चालक कहते हैं। चालक का मतलब होता है जिसके अंदर से विद्युत धारा आराम से जाए। टंगस्टन एक पदार्थ है जिसका उपयोग विद्युत बल्ब के तंतु और कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण में उपयोग होने वाली तारों का निर्माण में किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि कॉपर का और एल्यूमिनियम का प्रतिरोध बहुत कम है, तो इससे तार बनाएंगे तो घर के अंदर जो तार से विद्युत धारा निकलेगी वो आराम से निकलेगी, तो विद्युत धारा या करंट खराब नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। आगे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 कोटि की होती है, जैसे रबड़ और कांच। क्योंकि इनका प्रतिरोध इतना ज़्यादा है इसीलिए उनका उपयोग किया जाता है जो तार होता है उसके बाहर का आवरण बनाने के लिए। फिर है मिश्र धातु होना चाहिए था। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब जो मिश्र धातु होती है उनका प्रतिरोध धातुओं जितना कम नहीं होता और प्लास्टिक कांच जितना ज़्यादा नहीं होता, दोनों के बिल्कुल बीच में होता है। इसीलिए, और ये जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, टूटते भी नहीं है। इसीलिए जो हमारा प्रेस होती है, गीज़र होता है, आपका टोस्टर होता है जिससे किचन में टोस्ट बनाए जाते हैं, इन सब में मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। अब वो कहते हैं आइए अभ्यास करें। तो किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो बेटा चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की अनुप्रस्थ काट लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तार या चालक की लंबाई और पदार्थ की प्रकृति, इन 3 पे। और एक 14 पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो तापमान भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तार जिसकी लंबाई L और प्रतिरोध R है तो खींचे जाने पर उसका अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या आधी हो जाती है। खींची गई तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो मैंने कहा जी R1 मान लेता हूँ,
लेंथ यानी कि लंबाई L थी और एरिया यानी काट क्षेत्रफल A था, तो R1 कितना हो गया, रो L बटे A। ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है। अब उसको खींचने के बाद मैं कहता हूँ कि उसका प्रतिरोध हो गया R2। जब लेंथ लंबाई हो गई दुगनी 2L, अगर लंबाई दुगनी हो गई तो क्षेत्रफल कितना हो गया, आधा A बटा 2। फॉर्मूले में वैल्यू डालता हूँ, R2 इज इक्वल्स टू रो 2L बटा A अपॉन में A बटा 2, तो R2 का मान आ गया रो 4L बाय A। सॉल्व किया, R1 था रो L बटा A, R2 आया 4 रो L बटा A। तो ये जो रो L बटा A है इसकी वैल्यू तो मुझे ऊपर पता है, क्या है इसकी वैल्यू R1, तो R2 कितना हो गया 4R1, यानी कि नया प्रतिरोध पिछले प्रतिरोध के 4 गुना है। तो अगर पिछला प्रतिरोध 4 था तो नया प्रतिरोध 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, कि कॉपर को विद्युत संचरण की तारों में क्यों प्रयोग करते हैं। बहुत आसान है, कॉपर धातु की प्रतिरोधकता कम है अतः इसकी चालकता अधिक है, इसी कारण से इसका उपयोग विद्युत संचरण तारों में किया जाता है। चौथा प्रश्न है कि विद्युत संचरण की तारों का प्रतिरोध क्या होता है। तो बेटा सामान्यतः उच्च चालकों का प्रतिरोध परिसर 10 की पावर घटा 6 ओम से 10 की पावर घटा ओम के मध्य होता है। इसमें सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि आते हैं। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है। तो पांचवा प्रश्न भी देख लेते हैं एक बार। पांचवा प्रश्न है कि वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में तापन अवयव शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेस हो गई, गीज़र हो गया, इन सब को बनाने के लिए मिश्र धातुओं का उपयोग क्यों करते हैं। तो कारण है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है। तापन प्रभाव से मिश्र धातुओं के तंतु बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये आपके आंसर हैं। 3 सेकंड का टाइम, आपको पता है 3 सेकंड का रूल, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कर लीजिए नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी आज की जो अगली वर्कशीट है वो हिंदी की है और संदर्भ का पाठ 2 है, बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी का ये चैप्टर है। हम पहले अभी तक पढ़ चुके थे रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में, बाल गोविंद भगत के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि वो समाज की कई रूढ़ियों और रीति रिवाजों पर सीधे प्रहार करता है। लेखक ने कई तरह से सामाजिक सुधारों का पुरजोर समर्थन किया, जैसे लैंगिक समानता, विधवा पुनर्विवाह, परोपकार। दूसरी बात जो लेखक ने स्पष्ट किया कि वेशभूषा या बाह्य आडंबर से कोई साधु नहीं होता, बल्कि अपने आचरण और व्यवहार से व्यक्ति साधु होता है। संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, ना कि बाहरी दिखावापन या ढोंग। बाल गोविंद भगत कबीर को मानने वाले हैं। कबीर निर्गुण पंथ के संती हैं, मतलब जो किसी गुण को नहीं मानते। वे किसी भी प्रकार के कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ, नमाज, अजान में विश्वास नहीं रखते, बल्कि कर्म और व्यवहार में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि बाल गोविंद भगत किसी पूजा पाठ, ढोंग या दिखावेपन की बजाय अपने व्यवहार और कर्म पर बल देते हैं। इस पाठ की एक और विशेषता है ग्रामीण जीवन का जीवंत वर्णन। लेखक ने खेतीबाड़ी, पशुपालन, ग्रामीण समाज का रहन सहन और दिनचर्या का सजीव वर्णन इस पाठ में किया। पुतोहू, रोपनी, कनफटी, कलेवा आदि लैंगिक शब्दों के प्रयोग से पाठ का ग्रामीण परिवेश हमारी आंखों के सामने साकार हो जाता है। तो हिंदी में था, समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया कि जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया वो गांव के शब्द थे। पहला प्रश्न है कि पाठ बाल गोविंद भगत पाठ समाज में व्याप्त किन किन रूढ़ियों और कुरीतियों पर सीधे प्रहार करता है। तो बेटा बाल गोविंद भगत पाठ में कई सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। जैसे बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद दुखी न होते हुए खुशी मनाई और कहा कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। बाल गोविंद भगत जी ने अपने बेटे के मुखाग्नि अपनी बहू से दिलाई और उन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधू को विवाह के लिए उसके मायके भेज दिया। तो ये कई ऐसी सामाजिक बातें थी जिनका उन्होंने पुरजोर बहिष्कार किया। दूसरा है कि परोपकार को आप क्या समझते हैं। परोपकार के माध्यम से समाज को कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो परोपकार शब्द पर जमा उपकार 2 शब्दों के मेल से बना है। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों का अच्छा करना, दूसरों की सहायता करना। परोपकार की भावना मानव को इंसान से फरिश्ता बना देती है। परोपकारी मानव के हृदय में शांति और सुख का निवास है। इसके हृदय में उदारता की भावना पनपती है, जिससे समाज को मजबूत बनाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, ग्रामीण जीवन अथवा परिवेश कहने का क्या तात्पर्य है। तो लेखक ने खेतीबाड़ी, पशुपालन, ग्रामीण समाज, दैनिक दिनचर्या का वर्णन किया, जिसे ग्रामीण जीवन तथा परिवेश कहा गया। तो बेटा उन्होंने गांव के बारे में सब कुछ की बात करी थी कि गांव कैसा है, कैसा होता है, किस तरीके से बाल गोविंद भगत अपने गांव में रहते हैं। तो ये एक ग्रामीण परिवेश की कथा है जिसको आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, सिर्फ आंसर किए। चौथा प्रश्न है
कि कुछ लैकिक देशज शब्दों के उदाहरण ऊपर दिए हैं, ऐसे ही कुछ लैकिक शब्दों की सूची बनाई है। तो हमने बनाई है कपास, कौड़ी, बाजरा, अगौछा, जूता, लोटा, ठर्रा, ठेस, घेवर, झंडा, मुक्का, लकड़ी, लुगदी। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो ग्रामीण परिवेश के हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है आज की आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है हमने। आपसे कल सुबह मिलेंगे फिर दोबारा कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।